ये कहानी है प्रियंका और शुभम की, जो आपके दिल को छू लेगी। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास दिन था, क्योंकि आज मेरी शादी हो रही थी। शादी के लाल लहंगे में मैं बेहद खूबसूरत लग रही थी। सबने मेरी बहुत तारीफ की। सब बोल रहे थे, आज तो प्रियंका किसी परी से कम नहीं लग रही है। मेरी सहेलियां मुझे शुभम का नाम ले लेकर चिढ़ा रही थी। वो बोल रही थी, प्रियंका, लगता है आज तो तुम्हारा शुभम जीजू पर बिजलियां गिराने का इरादा है। और जीजू तुम्हें देखते ही तुम पर फिदा हो जाएंगे। और मैं स्माइल देकर चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। फिर इसी तरह हंसी मजाक करते करते शुभम और मेरी शादी हो गई। रात को मैं अपनी शादी के लाल जोड़े में बैठकर अपने जीवन साथी का इंतजार कर रही थी। हर लड़की की तरह मेरे मन में भी अपने होने वाले जीवन साथी को लेकर हजारों सपने थे। मैंने भी एक रोमांटिक और खूबसूरत शादीशुदा जिंदगी का सपना देखा था, लेकिन उस वक्त मेरा सपना टूट गया जब मेरी शादी मेरे ही जीजू से तय हो गई। ऐसा नहीं कि वह मुझसे उम्र में बड़ा था, वह एक पढ़ा लिखा और सुंदर लड़का था, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें अपने जीजू के रूप में ही देखा था। मेरी बहन नीता की मृत्यु होने के बाद जब उसकी सास ने मेरी माँ से पूछा कि क्या आप अपनी छोटी बेटी की शादी हमारे शुभम से करा सकती हैं, तो माँ ने बिना मुझसे पूछे शादी के लिए हामी भर दी। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं अपनी माँ से बहुत नाराज़ हुई कि आपने मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बिना ही कर दिया। एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मुझे ये शादी करनी भी है या नहीं। मैंने काफ़ी समय तक अपने परिवार से बात करना भी बंद कर दिया था। एक दिन माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मैं कभी भी तुम्हारे लिए कोई गलत निर्णय नहीं लूँगी। शुभम एक सुंदर और पढ़ा लिखा लड़का है। वो बहुत अच्छा लड़का है और सबसे अच्छी बात तो है कि वो लालची नहीं है और अच्छा कमाता भी है। देखा जाए तो उसमें कुछ भी कमी नहीं है। क्या तुम अपनी बहन के पति से शादी करने के लिए इसलिए इनकार कर दोगी क्योंकि तुम्हारी बहन की शादी को 1 साल हो गए हैं? कभी कभी रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन बेटा, अगर तुम फिर भी शादी के लिए मना करना चाहती हो तो मैं आज ही शुभम की माँ को फ़ोन करके मना कर दूंगी। आज रात तक मुझे अच्छे से सोच समझकर अपना निर्णय बता देना। इतना कहकर माँ चली गई, अपने कमरे में चली गई और मैं सोच में पड़ गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, हाँ बोलूँ या ना। जब मैं अपने कमरे में आई तो मेरा फ़ोन बज रहा था। मैंने मोबाइल उठाया तो उसमें लिखा था, नेहा कॉलिंग। मैं बहुत खुश हो गई कि अब मैं अपनी सहेली को अपनी समस्या बताऊंगी और उससे कुछ अच्छी सलाह मांगूंगी। लेकिन कॉल के बाद मैं अपने होश खो बैठी जब नेहा ने अपने बारे में बताया कि उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया और उसके सारे कीमती गहने भी छीन लिए। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब उसके परिवार वालों ने उसकी बहुत चिंता हो रही थी और वह कानूनी तरीकों से अपनी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रही थी। नेहा की ये सब बातें सुनकर मैं अपनी चिंता भूल गई, बल्कि मैं नेहा को तसल्ली देने लगी। अभी 4 महीने पहले ही उसकी शादी उसी के पसंद के लड़के से हुई थी और इतने कम समय में उसे इतने भयानक परिणाम देखने को मिले। नेहा की पूरी कहानी को सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये दुनिया बहुत मतलबी है और बड़ों के फैसलों के आगे झुकना बुद्धिमानी की निशानी है, क्योंकि वे अपने अनुभवों के आधार पर सबसे अच्छा निर्णय लेते हैं। मुझे लगने लगा कि मेरी माँ का फैसला 100% सही था और उसी वक्त मैं माँ के पास गई और उन्हें बताया, माँ, मैं शुभम से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उस समय माँ रसोई में खाना बना रही थी और माँ मेरे मुंह से ये बात सुनकर हैरान हो गई और खुशी से मुझे गले लगाया और मेरा माथा चूमा और खूब आशीर्वाद दिया। माँ बहुत खुश थी और माँ को खुश देखकर मुझे भी खुशी हुई। शादी के बाद नीता दीदी को मैंने हमेशा खुश ही देखा था और दीदी हमेशा अच्छे अच्छे कपड़े पहना करती थी, इसलिए मेरे मन में कोई डर नहीं था। और फिर मेरी शादी शुभम से हो गई। शादी के बाद पहली बार मैं दुल्हन बनकर उसके कमरे में गई और जैसे ही मैंने दीवार पर अपनी दीदी की फ़ोटो को देखा तो मैं उसके पास गई और बोली, मेरी प्यारी दीदी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम इतने जल्दी हम सबको अकेला छोड़कर क्यों चली गई? मुझे तो लगता है कि तुम इस दुनिया में सिर्फ अपनी सारी खुशियाँ मेरी झोली में डालने के लिए ही आई थी। ऐसा कहते हुए मैं अपने सजाए हुए बिस्तर पर आकर बैठ गई और दीदी की तस्वीर को प्यार से देखने लगी। मैं शुभम के आने का इंतज़ार कर रही थी और आने वाले खूबसूरत पलों के बारे में सोचकर शर्म से काँप रही थी।
उसी समय मुझे दरवाजे की कुंडी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने शर्म से अपनी नज़रें नीचे कर ली। शुभम कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। शुभम मेरे बेड के पास आया और फिर जैसे चुपचाप अंदर आया था, वैसे ही शांति से वापस चला गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर मैंने आश्चर्यचकित होते हुए घूंघट में से बाहर झाँक कर देखा, तो ये देखकर हैरान हो गई कि सामने की दीवार से मेरी दीदी का फ़ोटो गायब था। कुछ देर तक वहीं बैठी रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। क्या मैं ये समझूं कि शुभम 1 साल बाद भी अपनी पत्नी की मौत का दर्द अभी तक भूला नहीं है? उस वक्त उसे मेरे साथ होना चाहिए था। कुछ सोचते हुए मैं अपनी जगह से उठी और उसके पीछे पीछे चली गई। मैं तसल्ली के कुछ शब्द कहकर उसे खुश करना चाहती थी, ताकि हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकें। मैं अपने कमरे से बाहर आई और उसी कमरे के पास गई जहाँ शुभम गया था, लेकिन वह अंदर से बंद था। मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे अपने भारी लहंगे से परेशानी हो रही थी। सुबह से रात तक आराम न मिलने के कारण मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैं अपने रूम में वापस आ गई और कपड़े बदलकर सो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो शुभम बेड के एक साइड पर बैठा था और मेरी सास उसे नाश्ता करने के लिए कह रही थी। मुझे उठता देख शुभम ने कहा, नए जीवन के लिए शुभेच्छा। शुभम ने इतने प्यार से बोला कि मैं कल रात का अपना खराब मूड भूल गई और मुस्कुरा दी। उसी समय मेरी नज़र सामने वाली दीवार पर लगी दीदी की फ़ोटो पर पड़ी। दीदी की फ़ोटो वापस अपनी जगह पर थी। फ़ोटो देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे दीदी हमें देखकर मुस्कुरा रही हैं। मेरे होठों पर भी मुस्कान फैल गई। हमारे लिए नाश्ता आ गया था, तो मैं फ्रेश होने चली गई। फिर शुभम और मैंने अपने कमरे में बहुत ही खुशनुमा माहौल में नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद शुभम के कुछ दोस्त उससे मिलने आए, तो वह उनके साथ चला गया और मैं तैयार होने चली गई। पूरा दिन मेहमानों से मिलने में बीत गया। आज शुभम का रवैया देखकर बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद थी कि जल्दी हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और एक दूसरे को समझेंगे भी। लेकिन जब रात हुई और मैं उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तब मैं बहुत निराश हो गई जब मैंने देखा कि कल रात की तरह ही शुभम कमरे में आया और दीदी के फ़ोटो लेकर दूसरे कमरे में चला गया। मैं उत्सुकता से उसकी तरफ देखती रही। मुझे उन पर तरस भी आ रहा था, साथ ही मुझे दीदी की किस्मत से जलन भी हो रही थी, जिसे इतना प्यार करने वाला पति मिला था जो उसे अभी तक भी भूल नहीं पा रहा था। जब तक मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर शुभम के पीछे पीछे दूसरे कमरे में गई, तब तक उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। मैं वहीं खड़ी थी, तभी मुझे अंदर से शुभम के कुछ बोलने की आवाज़ सुनाई दी। वह किसी से बात कर रहा था। मैंने दरवाजे पर कान लगाकर सुना, लेकिन एक शब्द भी समझ में नहीं आया। तभी मुझे सामने से मेरी सास आती हुई दिखी। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि एक पत्नी 2 दिन से अपने पति के पीछे पीछे दौड़ रही है और वो मुझसे बचने के लिए मुझसे दूर भाग रहा है। लेकिन मेरा चेहरा देखकर मेरी सास खुद ही समझ गई और बोली, कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिन की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उदास होकर अपने कमरे में लौट आई और बिस्तर पर लेटकर दीदी और शुभम की ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। हम दोनों बहनें थीं। नीता दीदी मुझसे 2 साल बड़ी थी। हमारे माता पिता ने हमें बहुत लाड़ प्यार से पाला था। दीदी की पढ़ाई पूरी होते ही उसके लिए बहुत सारे रिश्ते आने लगे, लेकिन हमारे मम्मी पापा शादी के लिए दीदी पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसका फैसला दीदी पर छोड़ दिया। दीदी के लिए माँ की सहेली के बेटे शुभम का रिश्ता आया था। माँ बहुत खुश थी और माँ की खुशी देखकर दीदी भी इस शादी के लिए मान गई और पापा को भी शुभम बहुत पसंद आया था। शुभम ने खुद नीता दीदी को एक फंक्शन में देखा था और उन्हें दीदी वहीं पसंद आ गई। मैंने छोटी बहन होने के नाते उनकी शादी में दिल खोलकर एंजॉय किया, क्योंकि घर में सबसे छोटी होने के कारण मुझे घर में सभी बहुत लाड़ प्यार करते थे। शादी के बाद मैं अपनी दीदी को अक्सर एक अजीब सी उलझन में देखा करती थी। खासकर जब मैं उनके घर पर रहने जाती थी तो वो रात में घंटों बाहर घूमती रहती थी। जब भी मैं उनसे इसका कारण पूछती तो वो बात को टाल देती और मुस्कुराकर कहती, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कमरे में थोड़ी घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए बाहर थोड़ी ठंडी हवा खाने आ गई। एक बार मैंने ये बात अपनी माँ को बताई तो वो भी हंसकर बोली, कभी कभी नए घर में एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। जब दीदी हमसे मिलने हमारे घर आती थी तो दीदी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आती थी और बहुत खुश दिखती थी, इसलिए मैंने भी अपने मन में यह वहम निकाल दिया कि दीदी किसी परेशानी में है। लेकिन एक बार जब शुभम दीदी को रात में हमारे घर छोड़ने के लिए आया, तब मुझे उसका स्वभाव कुछ अलग ही लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह नशे में था या नींद में था, या शायद वो उस दिन बहुत जल्दी में था
और इसलिए दीदी को हमारे घर छोड़कर वो कार को उड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। मैं दीदी से इस बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन जब मैं पूछने के लिए उनके कमरे में गई तो वो आंखें बंद करके आराम कर रही थी। मैंने उन्हें छेड़ना ठीक नहीं समझा और वापस अपने कमरे में आ गई। और अगली सुबह जब मैंने दीदी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे बीच थोड़ी लड़ाई हो गई थी, इसलिए वो घर के अंदर नहीं आए और बाहर से वापस चले गए। 2 दिन बाद शुभम बहुत उत्सुकता से दीदी को लेने आया और दीदी से माफ़ी भी मांगी। दीदी की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक कुछ महीनों के बाद वह हम सबको रोता हुआ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। दीदी की मौत की खबर सुनकर हम सब अंदर से टूट गए। दीदी की सास ने बताया कि दीदी के सीने में अचानक से दर्द होने लगा। शायद ये दिल का दौरा था, इसलिए वो बच नहीं पाई। हमारे लिए इस सदमे से उभरना बहुत मुश्किल था, लेकिन समय के साथ साथ हर दुख कम हो जाता है। कुछ महीने के बाद हम भी अपने जीवन की दिनचर्या में लौट आए। मेरे माँ पापा ने मेरी शादी शुभम से कर दी ताकि मैं भी दीदी की तरह खुश रहूं। लेकिन शुभम का रवैया मेरी समझ से परे था। दिन में वे ठीक रहते और रात को दीदी की फ़ोटो लेकर दूसरे कमरे में चले जाते और उनसे बातें करते रहते थे। मैं उनके दर्द को अपने साथ बांटना चाहती थी, लेकिन मुझे अब तक इसका अवसर नहीं मिला था। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। मुझे बहुत अजीब सा सपना आया। सपने में मुझे अंधेरे कमरे में दीदी के रोने की आवाज़ सुनाई दी और मैं उस अंधेरे कमरे में इधर उधर घूम घूम कर अपने दोनों हाथों से दीदी को छूने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं दीदी को छू नहीं पा रही थी। मैंने दीदी से कहा, दीदी तुम मेरे सामने क्यों नहीं आती? मैंने थक कर कहा तो वो रोने लगी और कहने लगी, मेरी प्यारी बहन, जब तुम मुझे न्याय दिला दोगी तब तुम मुझे छू सकती हो और तुम भी मुझे न्याय दिला सकती हो। इससे पहले कि मैं दीदी से बातें समझ पाती या उनसे कुछ पूछ पाती, मेरी आँख खुल गई। कमरे में हर तरफ अंधेरा था। शायद लाइट चली गई थी या किसी खराबी के कारण लाइट बंद हो गई थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था और मैं बुरी तरह हाँफ रही थी और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मेरे दिमाग में तो बस दीदी की बातें गूंज रही थी। मेरी बहन बहुत धार्मिक थी, वह हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। कभी कभी तो मैंने उन्हें रात में भगवान से के सामने हाथ जोड़कर खड़े देखा है। अगली सुबह जब शुभम बाहर गया तो मैं बगल वाले कमरे में चली गई। मैं देखना चाहती थी कि वहाँ पर क्या है। जब मैं कमरे में गई तो मैंने देखा कि वहाँ एक सोफ़ा सेट और एक अलमारी के अलावा कोई फर्नीचर नहीं था। मैंने अलमारी खोलकर देखा तो वहाँ कुछ दवाइयों के खाली रैपर पड़े थे। मैंने उन्हें उठाया और पलट दिया। शायद ये दीदी की दवाइयाँ थी, क्योंकि मैंने उन्हें दवाइयाँ कई बार दीदी की पर्स में देखी थी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैंने इस दवाई का नाम पढ़ा तो मैं चौंक गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मेरे समझने में कुछ गलती हो गई होगी, इसलिए मैंने रैपर वापस वहीं रख दिया। जब मैं अलमारी बंद कर रही थी तब एक छोटा सा शॉपिंग बैग मेरे पैरों पर गिर गया और मैंने देखा कि वह ड्रग्स से भरा था। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने वो बैग उठाया और चुपके से अपने कमरे में ले आई। शाम होते ही शुभम बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगा, जैसे उसका कोई कीमती सामान खो गया हो। मैंने उसकी बेचैनी को महसूस किया, लेकिन नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि अगर वह नशीली दवाइयों का सेवन कर रहा था तो एक अच्छी पत्नी होने के नाते मुझे उसे रोकना चाहिए था। दीदी के पर्स में भी मैंने वही दवाइयाँ देखी थी। शायद वो शुभम की आदत को छुड़ाने के लिए दवाइयाँ अपनी पर्स में रखती थी। कुछ सोचते हुए मैं कमरे से बाहर आ गई। मुझे पता था कि शुभम की पसंदीदा डिश बिरयानी है, इसलिए मैं वो बनाने के लिए किचन में गई, क्योंकि मैंने सुना था कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। इसलिए मैंने शुभम के लिए बिरयानी बनाई। दीदी ने मुझे बताया था कि दीदी भी शुभम को खुश करने के लिए उसकी पसंदीदा डिश बनाती थी। खाना बनाने के बाद मैंने नौकरानी के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल लगाई और हम सब खाना खाने लगे। शुभम को खाना बहुत पसंद आया। उन्होंने दिल खोल कर खाना खाया और मेरी तारीफ भी की। उन्होंने मेरी तरफ प्यार से देखा और कहा कि क्या तुम इतना स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए मुझसे कुछ उपहार लेना चाहोगी? शुभम के इस विचित्र सवाल पर मैंने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। सवाल से भी ज़्यादा उनका पूछने का तरीका अनोखा था। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी सास के सामने इसका कैसे जवाब दूं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं चुप रही। शुभम ने फिर से वही सवाल अजीब तरीके से पूछा। सास ने मुझे जल्दी से किसी काम से रसोई में भेज दिया। मैंने रसोई की खिड़की से देखा कि वो अपने बेटे से धीमी आवाज़ में कुछ बात कर रही थी। मुझे शुभम का व्यवहार बहुत अजीब लगा। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपनी सास से कहा
कि वो जब आपको पता था कि आपका बेटा नशा करता है तो आपने इस जैसे आदमी से मेरी शादी करवाकर मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, वो अपनी पत्नी की मौत से सदमे में है और उसी का गम भुलाने के लिए उसने यह सब किया है। मैं उसे समझा दूंगी। मैं अपनी सास की बात सुनकर कुछ ज़्यादा नहीं बोली और कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। रात को सोने के लिए जब मैंने आंखें बंद की तो मुझे फिर से दीदी का रोता हुआ चेहरा दिखाई दिया। वो मुझसे न्याय मांग रही थी, लेकिन किसका न्याय। सपने में दीदी की ऐसी परेशानी में देखकर मैं बहुत बेचैन हो गई। मेरे मन में अजीब अजीब से विचार आने लगे कि मेरी दीदी की मृत्यु आकस्मिक थी या किसी अन्य कारण से। मेरी सास ने कहा था कि दिल का दौरा पड़ने से वह उन्हें अस्पताल ले गई थी, इसलिए कुछ पूछने का कोई मतलब नहीं था और इसमें कोई संदेह भी नहीं था। अब तो दीदी का सपने में दिखना एक असामान्य बात थी। दीदी की मौत के कारण जानने के लिए हॉस्पिटल की रिपोर्ट की ज़रूरत थी, इसलिए हॉस्पिटल की रिपोर्ट ढूंढने के लिए मैंने अपने पूरे कमरे की तलाशी ली, लेकिन मुझे कमरे में ऐसा कोई भी कागज़ नहीं मिला। दूसरे दिन सुबह जब शुभम ऑफिस चला गया तो मैंने सफाई करने के बहाने से दूसरे कमरे की भी तलाशी ली, लेकिन मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। अब सिर्फ सास का कमरा ही बचा था और मुझे उम्मीद थी कि शायद वहाँ कुछ न कुछ तो ज़रूर मिल जाएगा, और वैसा ही हुआ। सास के कमरे में मुझे हॉस्पिटल की रिपोर्ट मिल गई, जिसमें दीदी की मौत का कारण दिल का दौरा लिखा था। इसे अपनी आंखों से पढ़कर मुझे संतुष्टि मिली और अपने आप पर शर्म भी आई कि मैं अपने ही परिवार पर शक कर रही थी। एक रात मैंने देखा कि जब शुभम दूसरे कमरे में जा रहा था तो उसके हाथ में एक नहीं बल्कि दो फ्रेम थी। मैंने एक फ्रेम को तो पहले पहचान लिया था कि वो दीदी की फ़ोटो फ्रेम थी और दूसरा शायद नया बनवाया था, लेकिन उस दूसरे फ्रेम में किसकी फ़ोटो है, ये एक सस्पेंस था। दूसरे दिन जब मैं रात को सोने के लिए बिस्तर पर गई तो मैंने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगी। आज रात में उस रहस्य को जानना चाहती थी जो मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। मैंने देखा कि शुभम हमेशा की तरह दीदी की फ़ोटो हाथ में लेकर कमरे में आया और जब तक मुझे देखता रहा जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि मैं सो गई हूँ। फिर वह बाहर चला गया। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखा और जैसे वह दूसरे कमरे में गया उठकर बैठ गई। उसने मुझे सोता हुआ देखा था, इसलिए जब वो दूसरे कमरे में गया तो उसने दरवाजे को अंदर से कड़ी नहीं लगाई। कुछ देर बाद में धीरे धीरे खामोश कदमों से चलती हुई साइड वाले कमरे के सामने आ गई। मैंने धीरे से दरवाजे का हैंडल घुमाया और दरवाज़ा खोल दिया। मैंने कमरे में झांक कर देखा तो शुभम दीदी की फ़ोटो देखकर उससे बात कर रहा था। मुझे शुभम की बातें सुनाई दे रही थी। शुभम फ़ोटो से बोल रहा था, डियर प्रिंसेस, दूसरी दुनिया में तुम्हें कितना अकेलापन महसूस होता होगा और मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। मैं जल्दी तुम्हारा अकेलापन दूर कर दूंगा, बस थोड़े दिन रुक जाओ। इतना कहकर शुभम ने दूसरा फ़ोटो उठाकर दीदी की फ़ोटो के साथ रख दिया। उन दोनों फ़ोटो को साथ में रखकर वो कुछ तो अलग ही बहकी बहकी बातें कर रहा था, जिसे सुनकर मेरो पहले तरह ज़मीन खिसक गई। मैं वापस अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर बैठकर एक गहरी सांस ली। मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। मैं बेड पर जाकर सोने की कोशिश करने लगी। शुभम आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा था, दीदी के पास जाने की सोच रहा था। दीदी के साथ की दूसरी फ़ोटो शायद उसी की थी। मुझे शुभम को ऐसा करने से रोकना पड़ेगा। काफ़ी देर तक सोचने के बाद मेरी आंख लग गई और तभी मुझे फिर से दीदी के कराने की आवाज़ सुनाई दी। वह लगातार न्याय की मांग कर रही थी। मैंने सपने में उससे वादा किया था कि मैं उसे न्याय ज़रूर दिलाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी। मुझे यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि मैंने उसका केस सुलझा लिया है कि दीदी की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई है, तो दीदी दोबारा सपने में क्यों आई। लेकिन मैंने दीदी से वादा किया था, इसलिए मैं किसी भी तरह से अपना वादा निभाना चाहती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये कैसे करूँगी। मैं रात को उठकर दूसरे कमरे में चली गई। शुभम अभी भी दूसरे कमरे में सोता था। वह कभी भी मेरे साथ मेरे कमरे में नहीं सोया था। मैंने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैं निराश और परेशान होकर अपने कमरे में वापस आ गई और सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई और कब सुबह हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने फ्रेश होने के लिए अलमारी खोली और अपने कपड़े निकालने लगी तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरी अलमारी से दवाइयों की थैलियाँ गायब थी। मुझे यकीन था कि शुभम ने ही वो बैग निकाल लिया होगा। मैं शुभम को गलत रास्ते पर जाने से रोकना चाहती थी। मुझे शुभम को मरने से बचाना था। ये सब सोचकर मैं जल्दी से फ्रेश होकर तैयार हो गई और बाहर आ गई। मेरी सास ने नाश्ता बना लिया था और मैं नाश्ता कर रही थी। तभी मेरी सास बोली, बेटा अंजलि, मेरे फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया है।
अपने फ़ोन से डॉक्टर का नंबर डायल करो, मेरा सुबह से बहुत सिर दर्द हो रहा है और उनसे पूछकर दवा ले लूँगी। मैंने अपने फ़ोन से मेरी सास का बताया हुआ नंबर डायल किया और फ़ोन अपनी सास को दे दिया, लेकिन गलती से मेरी उंगली से रिकॉर्डिंग का बटन दब गया और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। ये जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में हो गया था। मेरी सास बात करते करते अपनी कमरे में चली गई। उनकी बात हो जाने के बाद वो खुद मुझे फ़ोन दे देगी, ये सोचकर मैं भी अपने कमरे में आ गई। काफ़ी देर बाद वो फ़ोन लेकर आई तो मुझे फ़ोन देकर वापस चली गई। मैंने फ़ोन चार्जिंग पर लगा दिया और मैं शुभम के बारे में सोचने लगी कि वो अभी भी दीदी से कितना प्यार करता है। वो अभी भी उनकी यादों को नहीं भूला है। मैं ये सोचकर हैरान रह गई कि वो दीदी के पास जाने के बारे में, मतलब खुद को मारने के बारे में सोच रहा है। पूरा दिन मैं यही सोचती रही कि शुभम के दिल से दीदी की यादें कैसे दूर करूं और शुभम के दिल में अपना प्यार कैसे पैदा करूं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब वो घर आए तो उनके हाथ में पिज़्ज़े का बॉक्स था। शुभम कमरे में आया और मुझसे बोला, मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा लाया हूँ। पिज़्ज़ा पसंद है क्या? मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद था। मैं खुशी से बोली, हाँ शुभम, मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। शुभम के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जिसे मैं समझ नहीं पाई। फिर उसने कहा, ठीक है ये लो पिज़्ज़ा खा लो। अभी शुभम मुझे पिज़्ज़ा दे ही रहा था कि उतने में मेरी सास ने शुभम को आवाज़ लगाकर शुभम को बाहर बुलाया। शुभम ने मुझे पिज़्ज़े का बॉक्स दिया और कहा, ये लो जल्दी से खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। ऐसा बोलकर शुभम बाहर चला गया। मैंने सोचा मैं अपना पसंदीदा सीरियल सुनते हुए पिज़्ज़ा खाऊंगी। ये सोचकर मैंने फ़ोन उठाया। मेरी आदत थी कि जो एपिसोड मुझसे छूट जाते थे वो एपिसोड में रिकॉर्ड कर लेती थी। मैंने छूटे हुए एपिसोड सुनने के लिए फ़ोन की रिकॉर्डिंग ओपन की तो सबसे ऊपर वही रिकॉर्डिंग थी जो मेरी सास ने डॉक्टर से बात की थी और रिकॉर्डिंग काफ़ी बड़ी थी। मैंने सोचा कि मेरी सास का तो सिर्फ सिर दुख रहा था, फिर इतनी देर तक उन्होंने डॉक्टर से क्या बात की होगी। उसको तो बस दवाई के बारे में पूछना था, फिर दवाई के बारे में पूछने के लिए इतनी देर बात करने की क्या ज़रूरत थी। ना चाहते हुए भी मैंने वो रिकॉर्डिंग ओपन की और वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तो मेरे शरीर में जान ही नहीं रही। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगी। मेरी तो सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई। मेरी सास ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर आपने जो दवा दी है उससे मेरे बेटे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपने तो मुझसे कहा था कि अपने बेटे को दोबारा शादी कर दो तो अब वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वह बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। अपनी पहली पत्नी को मारने के बाद अब अपनी दूसरी पत्नी को भी मारने के बारे में सोच रहा है। अब तक मैंने तुम्हें बहुत पैसे दिए हैं, मेरे सारे पैसे वापस कर दो। मेरे बेटे को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी सास की बात सुनकर डॉक्टर जोर से हंसे और बोले, देखो तुम्हारा बेटा मानसिक रूप से बीमार है, उसे ठीक होने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। और रही बात पैसों की तो वो मैं तुम्हें एक भी पैसा वापस नहीं दूंगा। आपके कहने पर मैंने आपकी पहली बहू की झूठी रिपोर्ट तैयार की थी कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। अगर मैंने पुलिस के पास जाकर आपकी और आपके बेटे की इस काली करतूत के बारे में बता दिया ना तो आपको और आपका बेटा जिंदगी भर जेल में चक्की पीसेंगे। कल मेरे पास आना, मैं दवा बदल दूंगा। धीरे धीरे तुम्हारे बेटे को फ़ायदा होने लगेगा। और हाँ, मेरी फीस भी लेते आना। इतना कहकर डॉक्टर ने फ़ोन कट कर दिया। मैं वहीं पर बदहवास हालत में बैठी थी। मतलब मेरी दीदी की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई थी, मेरी दीदी को जानबूझकर मारा गया था। इसलिए मेरी दीदी मेरे सपनों में आती थी और न्याय की गुहार लगाती थी। मैं अपनी दीदी को याद करके बहुत रोई। जब मुझे कुछ होश आया तो मैंने सबसे पहले उठकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे पता था कि शुभम मुझे यह पिज़्ज़ा खिलाकर मारने वाला था। उसने ज़रूर इस पिज़्ज़े में कुछ मिलाया होगा। मैंने उस पिज़्ज़े का बॉक्स को एक तरफ रख दिया और जल्दी से अपने पापा को फ़ोन किया। मैंने उन्हें फ़ोन पर सब कुछ बता दिया। पापा को तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शुभम ऐसा भी कुछ कर सकता है। पापा ने मुझसे कहा, बेटा घबराओ मत, जितनी जल्दी हो सके पुलिस को बुला लो, तब तक मैं भी जल्दी से वहाँ पहुँचता हूँ। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और अपने घर का पता बता दिया। कुछ ही देर में पुलिस हमारे घर पहुँच गई थी और दूसरी तरफ शुभम हॉल में ये सोचकर खुशी से टहल रहा था कि अब तक तो मैंने पिज़्ज़ा खाकर मर गई होंगी। लेकिन जब उसने पुलिस को देखा तो उसके होश उड़ गए। पुलिस ने आते ही मेरी सास और शुभम को गिरफ्तार कर लिया। मेरी सास और शुभम पुलिस को यही समझाते रहे कि वे निर्दोष हैं, लेकिन मेरे फ़ोन में मेरी सास की और उस डॉक्टर की रिकॉर्डिंग उन्हें दोषी साबित करने के लिए काफ़ी थी। मैंने वहाँ से अपनी दीदी की यादों का कुछ सामान इकट्ठा किया और उस घर से हमेशा हमेशा के लिए अपने मम्मी पापा के घर आ गई। जब मैंने दीदी की फ़ोटो अपने हाथ में ली तो ऐसा लगा कि दीदी खुद को न्याय मिलने से मुझे उस दरिंदे से बचाने के लिए मुस्कुरा रही है।
मुझे शुभम से कानूनी तौर पर तलाक ले लिया और अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। मैंने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की और बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करने लगी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे खुले मन से स्वीकार किया और हर कदम पर मेरा साथ दिया। मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। उन्हें लोगों की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। उन्होंने मुझसे कहा, देखो बेटा, जीवन साथी के बिना जिंदगी नहीं गुजरती और अभी तो तुम्हारी कोई उम्र भी नहीं है। इतनी बड़ी जिंदगी अकेले कैसे बिताओगी? हमारा क्या है, आज है कल नहीं। तुम किसके सहारे जियोगे? जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई है जिसके साथ तुम अपना जीवन बिताना चाहती हो तो बेझिझक हमें बता देना, लेकिन हम अपनी तरफ से तुम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। मैंने हंसते हुए कहा, पापा, मुझे नहीं लगता कि आप कोई ऐसा शख्स मेरी ज़िंदगी में आएगा जिस पर मैं भरोसा कर सकूंगी, लेकिन अगर मेरी किस्मत में सच्चा प्यार लिखा होगा तो भगवान उसे ज़रूर भेजेगा। आप क्या सोचते हैं कि क्या मुझे अपने जीवन में सच्चा प्यार मिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी कहानियाँ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।